आप सभी को। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं पहले बता देता हूँ, जो भी बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक सीरीज़ प्रोवाइड कराने वाला हूँ, आपको एक सीरीज़ देने वाला हूँ जिससे आपकी जीके, आपकी इंग्लिश और कोशिश करूँगा आपकी रीजनिंग और मैथ्स चारों इसी चैनल में मैं कवर अप कर दूं। और आपको बता दूं, कोई फालतू के मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ वो वीडियो बनाऊंगा, वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, जो मोस्ट रिपीटेड होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। जो रीजनिंग मैथ्स है इनको मैं 1-2 दिन में शुरू कर दूँगा। ठीक है, बाकी जीके और इंग्लिश मैंने शुरू कर दी है। और अभी ना रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी एसएससी एमटीएस की अपडेट के बारे में, तो उसमें से एक भाई का कमेंट आया कि सिर्फ नोटिफिकेशन की वीडियो बनाते रहोगे या पढ़ाओगे भी, अगर हिम्मत है तो पढ़ाओ। तो भाई सीधी सी बात मैं बोलूँगा कि हिम्मत भी है और पढ़ाने का करेज भी है। ठीक है, और मैं बता दूँ, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, फ्री नहीं रहता। ठीक है, तो मैं फ्री नहीं रहता हूँ भाई, मेन बात ये है। ठीक है, जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? मेरे पास ऑफलाइन में ही इतना काम होता है कि मैं वही ख़त्म करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है ना, एक बैच में कम से कम मेरे पास 50 बच्चे आ रहे हैं, तो वो सब मैनेज करना पड़ता है। खैर ये सब छोड़ो, आगे हम बात डिस्कस करते हैं। तो आज हम जीके करने वाले हैं। ठीक है, और जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपको बता दूं, अगर आपने जितनी मैंने जीके बनाई है, जीके की अगर आपने सारी प्लेलिस्ट देख ली, प्लेलिस्ट बनी है जीके की। ठीक है, क्या है, ऐसे बनी है जीके एसएससी DSSB RPF के नाम से ऐसे जीके की प्लेलिस्ट बनी है। आप उसे जाना, उसे चेकआउट करना। जितनी मैं उसमें वीडियो डाल रहा हूँ, अगर आपने सारी वीडियो कर ली तो आपके जीके में से 25 में से 22 क्वेश्चन ईजिली आप कर लोगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 31 लिखा है क्योंकि इसमें मैंने पिछले कवर अप करा दिए हैं, और जो पिछले वाले क्वेश्चन है वो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें देखो क्या लिखा है, अकबर के अधीन खाना की उपाधि किसे मिली। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या देखो, ये देखो पहले बता रहा हूँ, ये CHSL का में आया हुआ है। ठीक है, SSC CHSL में पूछा गया ये। तो इसमें लिखा है अकबर के अधीन खाना की उपाधि किसे मिली थी। तो भाई देखो मेरी बात, जो अकबर था, ठीक है, ये क्या था, राजा था। ठीक है, और मैं आपको ना साथ ही साथ इसमें समझाता रहूँगा। ठीक है, एक पेज में, ताकि आपको इसलिए समझ आता रहे। अब देखो, जो अकबर था, ठीक है, वो क्या था, राजा था। और राजा के बॉडीगार्ड तो होंगे ही, जैसे सलमान खान है, सलमान खान का बॉडीगार्ड कौन है, शेरा। ठीक है, तो जो अकबर था उसका जो संरक्षक था वो क्या था, बैरम खान। और बैरम खान की अकबर से बहुत जमती थी। अब इधर समझो कैसे, आपको मैं ऐसी जीके पढ़ाऊंगा ना कि आपको मतलब मज़ा आ जाएगा। ये अकबर है, ठीक है, ये क्या है, ये किंग है। ठीक है, और ये है बैरम खान। कौन, बैरम खान, ये बैरम खान है। ठीक है, अब ये तगड़ा है, उसके पास पावर है। ठीक है, डोले शोले अच्छे हैं। अब जो अकबर, रियल में अकबर बताऊं कैसा था, रियल में अकबर 5.5 फुट का था। अभी हम देखते हैं ना अकबर का जो सा सीन कौन कर रहा है, ऋतिक रोशन कर रहा है भाई। हाँ, अब ऋतिक रोशन कहाँ 6 फुट का बंदा, और अकबर रियल में 5.5 फुट का था। ठीक है, और फेस में उसके ब्लैक मोल था। अब सोच लो, ब्लैक मोल का मतलब होता है मसा। अकबर के फेस में ब्लैक मोल था। समझ रहे हो मेरी बात? एक मिनट, थोड़ा मैं पेन बढ़िया सा ले लूँ। ठीक है, ये बॉल पेन है, इसमें थोड़ी क्लैरिटी इफेक्ट बढ़ जाएगा। एक मिनट, मैं रेड पेन लेकर आता हूँ। इधर फोकस करो। ठीक है, देखो, जो अकबर था वो राजा था, और राजा के पास क्या होता है, पैसा। ठीक है, राजा अमीर होता है। अब जो बैरम खान है, ये बंदा तगड़ा था। ठीक है, तो राजा की, अकबर की ना इससे बढ़िया बन गई, और इसकी अकबर से बढ़िया बन गई। अब जो भी हो, है तो नौकरी ये, और नौकर अगर मालिक से ही अकड़ दिखाएगा तो पैसे ही नहीं मिलेंगे। इसीलिए इसकी दोनों की आपस में जम गई, और अकबर ने बैरम खान को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रख लिया। ठीक है, और उसको कौन सी उपाधि दी, खाना की उपाधि। ठीक है, इतना याद हो गया, खाना की उपाधि मिली। खाना भी हो सकता है और खानन भी हो सकता है। ठीक है,
बता दूं ये ना उर्दू के वर्ड है। उर्दू पता है पीछे से पढ़ी जाती है आगे तक। हम हिंदी ऐसे पढ़ते हैं खाने खाना, वो यहाँ से पढ़ते हैं खानन खाना, ये खानी, मतलब उसका मतलब यही होता है जो हम बोल रहे हैं, बट वो पढ़ते हैं पीछे से हैं और हम आगे से पढ़ते हैं। ठीक है, ये उर्दू वर्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आपको बता दूं रियल में अकबर भाई 5.5 फीट का बंदा था। ठीक है, चेहरे पे काला उसके मसा पड़ा हुआ था, बस यही था कि बस पैसे के दम पे था वो। अब आगे इधर समझो, बैरम खान को अकबर का संरक्षण बनाया गया। अब उसके बाद बात करते अकबरनामा लिखा किसने था। अब देखो अकबरनामा ना एक नोवेल टाइप है। ठीक है, एक उसमें कविता भी है, स्टोरी भी है, सब कुछ है। तो वो लिखा था अबुल फजल ने। ठीक है, अब देखो अकबर का लास्ट अभियान क्या था। अब मतलब क्या है, उसने आखिरी बार चढ़ाई कहाँ करी थी। अब कई लोग बोलेंगे अपने महल पे करी होगी, तो भाई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो इतनी चढ़ाई दूसरी वाली चढ़ाई की बात हो रही है। लास्ट चढ़ाई का मतलब है कि उसने आखिरी बार युद्ध कहाँ लड़ा था। ठीक है, फाइट कहाँ करी थी, तो उसने 1601 में फाइट करी थी। क्या करी थी, फाइट करी थी। ठीक है, और आपको बता दूं, इधर देखो, इधर हमें अकबर के बारे में पढ़ाया था, आपको क्लियर बताता हूँ। जो अकबर था ना, अकबर उसने सारी फाइट जीती हैं अपनी फौज के चलते। सीधी सी बात है, अपनी फौज के चलते। अब यहाँ पर ना मैं कोई अकबर का विरोधी नहीं हूँ, एक क्लियर सी आपको बात बताता हूँ। जब महाराणा प्रताप का नाम सुनता था ना अकबर, तो अकबर के दिल में खौफ बैठ जाता था। और आपको बता दूं जब तक महाराणा प्रताप जिए हैं ना, तब तक अकबर उनसे मिलने से भी डरता था, उनका नाम सुन के डरता था। अब महाराणा प्रताप की 7 फीट की हाइट थी, समझ रहे हो। बहलोल खान लोधी को अकबर महाराणा प्रताप जी ने घोड़े समेत, ये समझ लो घोड़ा है, ये थोड़ा ना ऐसे बना रहा हूँ, इसमें बंदा बैठा हुआ है, तलवार से ना 20 से चीर दिया था घोड़ा। ये घोड़ा 20 से चीर दिया, घोड़ा लग नहीं रहा है, लग कुछ हो ही रहा है, मगर रुको दूसरा सा घोड़ा बना के देखते हैं, क्या पता कुत्ता ना बन जाए। शायद शुगर है, कुछ तो बना अपने साथ। अब इधर बंदा बैठा हुआ है और तलवार से ना ऐसे बिल्कुल ऐसे चीर दिया पूरा महाराणा प्रताप ने, समझ रहे हो। 20,000 सैनिकों से, 20,000 सैनिकों से महाराणा प्रताप अकेले भिड़े थे, अकेले, समझ रहे हो। ये राजपूताना खून था। अकबर ने जितनी भी फाइट जीती हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ जीती हैं, अपनी फ़ौज के चलते जीती हैं। क्लियर होगी इतनी बात। अब आगे आ जाओ फिर से। अब देखो अकबर का लास्ट अभियान 1601 में खंडेश में हुआ था। ठीक है, अब देखो आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो पेपर में हर बार आती है। ठीक है, और आपको बता दूँ जो मैं आपके क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हैं SSC CHSL में आए हैं, MTS में आए हैं। ठीक है, उसके बाद DSSB में आए हैं, RPF में आए हैं। तो ये जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सारा आपको 1 नंबर का क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसे अच्छे से आप क्लियर कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, तो पोलास का मतलब क्या होता है, उर्दू में पोलास को बोलते हैं जो सबसे उपजाऊ भूमि होती है। ठीक है, पोलास किसको बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है उसे हम बोलते हैं पोलास। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है पोलास बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो खाली बंजर भूमि पड़ती थी उसको हम बोलते थे परती भूमि। ठीक है, तो ये भी उर्दू के वर्ड हैं, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि परती भूमि कौन सी होती है। ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन दिए होंगे तो आपने टिक करना है खाली बंजर भूमि परती भूमि होती है। ठीक है, पोलास भूमि कौन सी होती है, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है। परती भूमि कौन सी होती है, जो खाली बंजर भूमि होती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो अकबर का मंत्रिमंडल था, मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है ये समझो पहले। मंत्रिमंडल का मतलब होता है कि राजपाट। ठीक है, मतलब उसका लाइफस्टाइल, अकबर का लाइफस्टाइल, अकबर जहाँ पर बैठता था, अकबर का जो सिंहासन था उसे बोलेंगे मंत्रिमंडल। अब इधर देखो ये अकबर बैठा है इधर। ठीक है, इधर इसके ये सैनिक बैठे हैं, ऐसे ही बैठते थे ना, ये अकबर का सिंहासन है। अब जो ये फॉर्मेट ये फॉलो कर रहा है कि साइड साइड में मंत्री बैठेंगे, मंत्री संतरी बैठेंगे, जो इनसे जूनियर होंगे वो पीछे बैठेंगे, इनसे जूनियर इससे पीछे बैठेंगे, जो सबसे जूनियर वो यहाँ पर खड़े रहेंगे, तो बीच में ये बैठेगा, सामने से आएगा, ये उनको देखेगा कि सजा क्या सुनानी है क्या नहीं सुनानी है। ठीक है, तो जो सा ये सारा फॉर्मेट था ये किससे इन्होंने कॉपी करा था, ये करा था शेर शाह सूरी। ठीक है, जो शेर शाह सूरी का दरबार था वहाँ से कॉपी करा गया था। अब ये मत पूछना कि शेर शाह सूरी कौन था, शेर शाह सूरी ने ताजमहल बनवाया था, इतना आपको क्लियर हो गया है।
ठीक है। आपसे ये भी पूछा सकता है कि ताजमहल किसने बनवाया, तो आपको बताना है शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और किसकी याद में बनाया था, अपनी वाइफ यानी मुमताज़ बेगम की याद में, ठीक है। तो अकबर का जो मंत्रिमंडल था वो शेरशाह सूरी दरबार की कॉपी था, ठीक है। जैसे शेरशाह सूरी अपने दरबार में बैठता था, सेम उसी की कॉपी कर दी थी किसने, अकबर ने। इतना क्लियर हो गया, आई होप वो क्लियर हो गया होगा। एक बार इसकी हम फटाफट रिवीजन करते हैं फिर चलते हैं। क्वेश्चन है, अकबर के अधीन खाने खानान की उपाधि किसको मिली थी, तो सिंपल है, बैरम खान को मिली थी। क्यों मिली थी, क्योंकि बैरम खान बहुत तगड़ा था, ठीक है, अकबर छोटा था, और अकबर और बैरम खान की आपस में बन गई, दोनों एक टाइप से अच्छे दोस्त भी बन गए थे, ठीक है। तो अकबर का वो संरक्षण बन चुका था, ठीक है, बैरम खान। और बैरम खान जब तक अकबर के साथ रहा उसने अपनी सारी चीज़ें बड़ी वफादारी के साथ निभाई, ये बहुत ही वफादार था बैरम खान, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब अकबरनामा किसने लिखा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। अकबरनामा एक बार आया भी हुआ है, ठीक है, CHSL में ही पूछा गया है। अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने, ठीक है। अकबर का लास्ट अभियान मतलब लास्ट फाइट कब हुई थी, 1601 में खंडेश में हुई थी, ठीक है। सबसे उपजाऊ भूमि कौन सी होती है, कोलाज होती है। प्रतिभूमि किसे बोलते हैं, खाली भूमि, बंजर भूमि को हम प्रतिभूमि बोलते हैं, ठीक है। अकबर का मंत्रिमंडल कैसा था, किसकी कॉपी था मंत्रिमंडल, वो था शेरशाह सूरी दरबार की कॉपी था, ठीक है। शेरशाह सूरी कौन थे, जिन्होंने ताजमहल बनवाया। तो ताजमहल किसकी याद में बनवाया, मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया था, जो कि ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। मुड़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपको बता दूं, पढ़ाई पे जोर लगाओ, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में आपका MTS का पेपर होगा और उसमें काचे काट दो, ठीक है। तो 32 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र हैं। पुनः निर्वाचित का मतलब होता है दोबारा से आना, ठीक है, दोबारा से इलेक्शन करना, ठीक है। मतलब कहने वाला अगर राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनको दोबारा चुना जा सकता है, उन्हें बोलेंगे पुनः निर्वाचित करना, तो वो है आर्टिकल 57 में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर होती है कि वो चाहे तो अगर किसी बंदे को, अगर इस बंदे को फांसी हो रही होगी ना, तो अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो इस बंदे को फांसी नहीं होगी, उसके पास ऐसी पावर है। अगर इस बंदे को 10 साल की कैद की सज़ा है, अगर वो चाहे तो इसकी कटा के 2 साल कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर्स होती हैं, ठीक है। इसीलिए प्रेसिडेंट को किसी भी देश का सीनियर सिटीजनशिप उसको मिलता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलता, प्रेसिडेंट को मिलता है, ठीक है। क्लियर होगी बात। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सह संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। अब मेरी बात समझो, जहाँ पर क्रांतिकारियों का नाम आ जाए, अब इतना मेरी बात दिमाग में रख लेना आप, जहाँ भी क्रांतिकारियों का नाम याद आ जाए आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके बोल देना कि भाई भगत सिंह की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो इधर, जहाँ भी क्रांतिकारी लिखा है ना, अब देखो क्रांतिकारी था कौन, भगत सिंह थे क्रांतिकारी, ठीक है। उसके बाद सुखदेव, और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, CS से लिख दिया, ठीक है। तो ये सारे थे, और भगत सिंह की दोनों के साथ बनती थी, बट चंद्रशेखर आज़ाद से भगत सिंह के कुछ ज़्यादा ही क्लोज रिलेशन थी। अब आपको बताता हूँ, ठीक है, इसका आंसर। इतना क्लियर हो गया ना, एक बार फिर से देख लो। आपसे बोल सकते HSRA के सह संस्थापकों में से एक थे। HSRA का मतलब ही है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। अब इधर देखो, इधर लिखा गया आंसर है भगत सिंह, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद थे और भगत सिंह थे। अब देखो आपको बात बताता हूँ, इधर देखो, फाउंडर का मतलब पता है आपको, फाउंडर का मतलब क्या होता है। अब देखो इधर, किसी ने बोला कि मैं फाउंडर हूँ और किसी ने बोला मैं को फाउंडर हूँ। अब इसको मैं आपको बड़े ही आराम से समझाता हूँ, बड़ी इजीली से आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक होता है प्रिंसिपल, एक क्या होता है वाइस प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल से जो छोटा होता है, प्रिंसिपल अगर सपोज करो प्रिंसिपल कहीं गया हुआ है या प्रिंसिपल की जो हेल्प करता है वो होता है वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। फाउंडर का को फाउंडर मतलब क्या है, फाउंडर से नीचे वाला, ठीक है। फाउंडर से छोटा कौन है, को फाउंडर। अब देखो जो ये संस्था थी इसकी स्थापना करी थी चंद्रशेखर आज़ाद ने, मगर भगत सिंह ने इनकी हेल्प करी थी। तो फाउंडर चंद्रशेखर आज़ाद हैं और को फाउंडर है अपने भगत सिंह, ठीक है। और एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये आया है MTS में भी पूछा गया है, DSSB में भी पूछा गया, ठीक है।
तो हल्के में लेने की तो कोशिश करना भी मत, ठीक है, वरना पतन निश्चित है आपका। अगर आपने इन क्वेश्चंस को हल्के में ले लिया तो भैया तोते उड़ेंगे, गारंटी है 100%, 100% गारंटी देके बोल रहा हूँ। अगर नहीं पढ़े तो थल्ले थल्ले, अगर पढ़ लिए तो आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है। पंजाबी में बोलते हैं बल्ले बल्ले, जब कोई काम बहुत ही अच्छे से होता है ना उसे बोलते हैं बल्ले बल्ले, मज़ा आ गया, ठीक है। तो मैं भी पंजाब से बिलोंग करदा, ठीक है, मैं भी पंजाब से हूँ। तो बुक लिखी थी इन्होंने, वाई आई एम एन अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। अथीस्ट का मतलब क्या होता है? भगवान को ना मानने वाला, नास्तिक, ठीक है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। अब इधर लिख देता हूँ, इधर देख लो, ये वन वर्ड फॉर मैनी में आएगा। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसे बोलेंगे अथीस्ट, ATHEIST, अथीस्ट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये वन वर्ड फॉर मैनी में आता है, ठीक है। किसमें आता है? वन वर्ड फॉर मैनी में, ठीक है। ये N है, जल्दी जल्दी लिख दिया ना, फिर डॉक्टर वाली राइटिंग बन जाती है। अब देखो इधर, ये थी भगत सिंह की किताब, ठीक है। क्या थी? वाई आई एम एन अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। अब बताता हूँ भगत सिंह के अंदर ये भावना कैसी कि हमने अंग्रेजों को पीटना है। अब भगत सिंह के बारे में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना कि आपका मतलब दिल एकदम खुश हो जाएगा। अब देखो, जो भगत सिंह थे ना, आपको बता रहा हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो सिर्फ एक बार अच्छे से सुन ली ना, एक बार, मैं कह रहा हूँ आपको भगत सिंह का टॉपिक कभी भूलेगा ही नहीं। 1919 में ना अमृतसर में एक जगह है, अब देखो इधर ध्यान से, अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, ठीक है, गोल्डन टेम्पल से थोड़ी ही दूर में है। अब देखो अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल, जिसे बोलते हैं स्वर्ण मंदिर, ठीक है। तो पहले ना वो स्वर्ण जो पंजाबी गुरुद्वारे होते हैं ना, वो कुछ ऐसे बने होते हैं, इस शेप में बने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ना वो पूरा स्वर्ण मंदिर था। तो उसमें ना पहले पूरा सोना था, फिर बाद में अंग्रेज ना आधा सोना उसका जो नीचे वाला था वो निकाल ले गए थे, 7-7 फुट जितना भी सोना था वो सारा निकाल ले गए थे, बाकी सारा वो प्योर सोने का है, ठीक है। अब देखो इधर 1919 की बात है, ठीक है, 1919 की बात थी। जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी, ठीक है। तो कहते हैं ना लाल कुआं देखने जा रहे हैं, लाल कुआं। लाल कुआं का मतलब क्या है? कि वहाँ पर गोलियाँ चली थी, ठीक है, और भगत सिंह के मम्मी पापा भी वहीं पर मेला देखने गए थे, ठीक है। तो हुआ क्या था, भगत सिंह के मम्मी पापा भी मर गए थे, बहुत से बच्चों बूढ़े सारे मर गए थे। वहाँ पर ना ऐसे कुएँ थे, तो लोग क्या हुए, डर के मारे ना कुएं में कूद गए। जब बच्चे बूढ़े जब कुएं में कूद गए ना, तो जनरल डायर ने कुएं के अंदर गोलियां चलवा दी थी। तो मतलब सब कुछ लहूलुहान था। आपके पास कभी टाइम मिले ना, अमृतसर जाके लाल कुआं देख कर आना। तो भगत सिंह ने ये अपने अंदर ना रख ली थी कि मैंने ना इनको नानी याद दिला देनी है, इनके शक्के छुड़ा देने हैं। तो वही बात होगी, भगत सिंह बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन थे, ठीक है। और आपको बता दूँ, भगत सिंह को फांसी हुई थी 1931 को, ठीक है, 30 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। और आपको बता दूं, अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी ना होती, ये क्लियरली बात है। गांधी जी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, अब इधर समझो, गांधी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ठीक है, इंग्लैंड से कॉन्ट्रैक्ट आया था, ठीक है, उनको साइन करने के लिए बोला था। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि हम सभी क्रांतिकारियों को नहीं छोड़ेंगे, हम सिर्फ उन क्रांतिकारियों को छोड़ेंगे जिन्होंने हमला नहीं करा। अब भगत सिंह ने तो हमला करा था, समझ लो, भगत सिंह ने हमला करा था उनके ऊपर। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था। अगर गांधी जी चाहते वो जिद बना सकते थे कि नहीं, जब तक सभी क्रांतिकारियों को नहीं छोड़ोगे हम धरना से नहीं हटेंगे, हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, तो भगत सिंह हमारे बच जाते। मगर गांधी जी ने ये नहीं चाहा, तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, ठीक है। इसीलिए भगत सिंह को फांसी हो गई थी। और एक बात और बोलूँगा कि भगत सिंह लेजेंड थे और लेजेंड हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और क्रांतिकारियों का जब भी नाम आता है, इनका नाम सबसे ऊपर होता है, ठीक है। और आपको बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद ने एक नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, खैर ये मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। अब आपको समझ लगी। इधर देखो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने दोनों ने मिलकर, ठीक है, ये स्टार्ट करा था, ठीक है, ये संस्था स्टार्ट करी थी।
और बता दूं, भगत सिंह इसमें को फाउंडर थे। भगत सिंह की एक बुक थी वाई आई एम एन अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो ये बुक किसकी थी? भगत सिंह की। ये बार बार पूछा गया है MTS और DSSS में, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लो।